नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं यार, उनको अगर पीडीएफ नहीं मिल पाया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। वहां पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए सवाल करते हैं। देखिए, कहा एक समानांतर श्रेणी का दूसरा और छठा पद जो है 8 और 20 है। तो यार किसी भी एपी का, जैसे अगर हम बोले कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, पांचवा टर्म क्या होगा, तो a + 4d। बोले सेवेंथ टर्म सातवां पद क्या होगा, तो a + 6d। यानी जैमा टर्म निकालिएगा ना यार, उससे एक कम लगा के उसमें d से गुना है। तो सवाल में कहा कोई एपी का सीरीज है जिसका दूसरा पद 8 है। दूसरा पद यानी a + d का वैल्यू दे रखा है इसने 8। कहा छठा टर्म जो है 20 है। छठा टर्म यानी a + 5d का वैल्यू दिया है 20। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटाइएगा तो a से 1 कैंसिल, d में से 5d जाएगा माइनस का 4d, 20 में से 8 गया -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटिएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3। d का वैल्यू 3। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करिए। d का वैल्यू 3, तो 3 इधर जाके 8 में से घटेगा, a का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। a का वैल्यू पता कर गए। अब सवाल में बोला कि एपी का जो है, एपी का 20वां टर्म क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद होगा भाई मेरे a + 19d। जैमा टर्म उससे एक कम लगा के d भाई। तो a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है 3, तो 19 तिया 57, 57 + 5 62। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। तो यार ये रेंज दिया है कि 200 से लेकर 400 के बीच में ऐसे टोटल कितने नंबर हैं जो कि 7 से पूरा विभाजित होता है, 7 से कटता है। क्या देखें, 200 तो 7 से कटता है नहीं, तो 200 के बाद जस्ट वह नंबर कौन जो 7 से कटता है। तो 7 से कटने वाला नंबर निकालना है, तो 7 से 200 में भाग दीजिए, 7 दूना 14, शेष बच गया 6 और 0, 7 8 56, शेष बचा 4। अब यार 200 के जस्ट बाद 7 से कटने वाला नंबर कितना, तो 7 और 4 का डिफरेंस जो है इसमें ऐड करिएगा, तो 7 और 4 का डिफरेंस 3 ऐड करिएगा तो 203। कुछ लोग तो इसको मेंटली सोच लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, सर जी 203 जो है 7 से एग्जैक्ट डिवाइड है। और जिनको अगर ये बेसिक पता नहीं है तो आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, पर जिनको एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है वो तो मेंटली कर ले जाएंगे सवाल को। यार 200 और 400 के बीच 7 से कटने वाली संख्या बोला, तो 200 तो 7 से कटता है नहीं, तो 200 के जस्ट बाद वह नंबर 203 है जो कि 7 से पूरा कटेगा। फिर अगला नंबर कौन होगा, तो 203 के बाद अगला नंबर कौन जो 7 से कटेगा, तो 7 से कटने वाला नंबर का सीरीज है तो गैप भी 7 का रहेगा, यानी कि 210, फिर 217। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रहा होगा। अब आप बताइए 400 से जस्ट पहले वह नंबर कौन जो 7 से पूरा कटेगा, तो आप 400 में 7 से भाग दे लीजिए, 7 × 5 = 35, शेष बचा 50, 7 × 7 = 49, शेष बचा कितना 1, तो 400 में से 1 घटाइएगा 399। तो 200 के जस्ट बाद वह नंबर जो 7 से कटेगा 203, 400 से जस्ट पहले वह नंबर जो 7 से कटेगा 399। कहा टोटल कितने पद है, नंबर निकालना है। यार नंबर अगर निकालना है तो आप लोगों को पता होगा लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस +1, पदों की संख्या बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस +1। तो लास्ट है 399, फर्स्ट है 203, बट्टा में डिफरेंस है 7 से कटने वाला सीरीज है तो 7 का ही डिफरेंस रहेगा, प्लस का 1। तो बाबू 399 में से 203 घटेगा, कितना बचेगा, 196 बट्टा 7 प्लस का 1,
7 से काटिएगा 7 दूना 14, 5 7 8 56, 28 प्लस 1 कितना 29, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल जो है यार इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको हम सुधार देते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल जो है ये है 1 + 1/2, शुरू का कुछ टर्म इसमें मिसिंग है। 1 + 1/4, 1 - 1/7 बराबर आपको दिया है 1 + 1/x और x का वैल्यू निकालना। सिंपल सा ही सवाल है, बस रेशनलाइज करना इसको। तो यार 2 × 1 3/2 गुना 4 × 1 5/4 गुना 7/6 गुना 8 × 1 9/8 गुना 3 में से 1 गया 2/3 गुना 5 में से 1 गया 4/5 गुना 7 में से 1 गया 6/7 बराबर 1 + 1/x। अगर एलसीएम x लीजिएगा तो x + 1/x हो जाएगा। अब देखिए जरा गौर से, अगर आप इस कंडीशन को देख पा रहे होंगे तो 3/2 और 2/3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 3/2 गुना 2/3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा ना यार। अब 5/4 है, यहाँ 5/4, यहाँ 4/5 कैंसिल, 7/6 6/7 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 9/8। दाएं साइड में है x + 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9x बराबर 8x + 8, 8x इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना 8, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का log m + log n किसके बराबर है, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा। log m + log n होता है log m × n, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर और तल कहने का मतलब हुआ मीनार का बेस का अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। देखिए यार का एक 90 मीटर ऊंचा मीनार है, एक मीनार है जिसका हाइट 90 मीटर है। का इस मीनार से एक चट्टान है, ये चट्टान है जिसका हाइट है 90 मीटर का। इस चट्टान से एक मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, तो यार आप जरा इमेजिन करिए अवनमन कोण बनता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो अवनमन, और नीचे से ऊपर देखिएगा तो उन्नयन। का एक 90 मीटर ऊंचा चट्टान है। अब आप चट्टान पर खड़े हैं, इमेजिन करिए चट्टान पे खड़े हैं और मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण तभी पॉसिबल होगा जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा। तो चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मीनार का जो ऊंचाई होगा वो चट्टान के ऊंचाई से कम होगा। चट्टान के टॉप पर खड़ा है, अब मीनार के टॉप को देखे तो ये जो उन्नयन या अवनमन कोण बना ये कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। क्लियर है बात। अब आगे कहा चट्टान के शीर्ष से मीनार के तल को देखे तो अवनमन कोण बना 60 डिग्री। अवनमन कोण यानी ये वाला अगर 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, मेन फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिगर अगर ड्रॉ कर गए सवाल आसान हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए का एक 90 मीटर ऊंचा चट्टान है, लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है यार। एक 90 मीटर ऊंची चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर और उसके आधार का अवनमन कोण 30 और 60 बनता है। तो अवनमन कोण कब पॉसिबल होता है जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन, और नीचे से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन। का एक 90 मीटर ऊंचा चट्टान है, ये 90 मीटर ऊंचा चट्टान है।
का इस चट्टान के टॉप पर आप खड़े हैं और यहाँ से मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं, शिखर को देख रहे हैं, मीनार के छत को देख रहे हैं, तो अब नवन कोण 30 डिग्री हो रहा है। तो यार ऊपर से छत को देख रहे हैं यानी कि छत नीचा होगा, तभी तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि मीनार का जो ऊंचाई है वो चट्टान से कम होगा। तो मीनार यहाँ चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देखे, ये जो अब नवन कोण बना, ये अब नवन कोण 30 डिग्री, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, मानते हैं बात। अब मीनार के बेस को देखे, चट्टान के शीर्ष से मीनार के बेस को देखे, तो अब नवन कोण यानी ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से। क्लियर है। अब फिगर ड्रॉ कर गए तो बस रेशियो लिख लेना है। देखिए tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो इस वाला ट्रायंगल में अगर आप देख पा रहे हैं, इस वाला ट्रायंगल में 30 डिग्री 1/√3, तो ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये वाला √3 है। बड़ा वाला ट्रायंगल को अगर आप देख पा रहे होंगे, इस बड़े वाला ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3/1, तो √3 हो गया, 60 √3/1, तो 60 के सामने ये है √3, पूरा ये √3 है और ये आधार कितना है, 1 है। अब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि सर जी इन फिगर में ये वाला जो बेस है, दोनों का बेस इक्वल है। बेस क्या है, दोनों का इक्वल है, तो यार इसका लेंथ भी इक्वल आना चाहिए। यहाँ √3 है पर यहाँ 1 है, दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसमें √3 से गुना, तो यहाँ भी √3 से गुना, तो √3 गुना √3 पूरा क्या हो गया, 3। अब देखिए कहा इस चट्टान का हाइट है 3 यूनिट, चट्टान का हाइट 3 यूनिट पर दिया है कितना मीटर, 90 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर, 1 यूनिट 30 मीटर। तो कहा मीनार की ऊंचाई बताइए। आप बताइए यार, ये पूरा है 3, ये पूरा है 3, ये वाला है 1, यहाँ से यहाँ तक है 1, पूरा है 3, ये वाला 1, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर, 2 यूनिट का वैल्यू 30 दूना 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। का एक तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, एक गोला है जिसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, का उसे गलाकर पिघलाकर एक समान क्रॉस सेक्शन के लंबे तार बनाए जाते हैं। देखिए यार, तार जो होता है ना यार, ये तार बेलन का एग्जाम्पल होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। तार किसका एग्जाम्पल होता है, बेलन का एग्जाम्पल होता है। सवाल का एक गोला को पिघलाए और पिघलाकर उसको तार का शेप दे दिए, तार कहने का मतलब बेलन का शेप दे दिए, गोला को पिघलाकर बेलन बना दिए, इसका मतलब हुआ कि गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर होगा। गोला को पिघलाकर बेलन बनाए मीन्स गोला का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। सवाल में कहा तार की लंबाई 36 मीटर है या 36 सेंटीमीटर है। सुनिए, तार का लंबाई 36 सेंटीमीटर दिया, लंबाई कहने का मतलब हुआ हाइट दिया है 36 सेंटीमीटर, ये हाइट है तार का 36 सेंटीमीटर। तो आप बताइए यार, गोला का व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो गोला का रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो गोला का आयतन क्या बनेगा, 4π/3 r³ यानी 3 का क्यू। क्लियर, 3 का क्यू कितना, 27। अब गोला का आयतन जो है बेलन के आयतन के बराबर, तो बेलन का आयतन होता है πr², r निकालना है तो πr² इंटू h यानी तार का लंबाई, लंबाई यानी हाइट दिया है 36। गोला को पिघलाकर बेलन बना यानी गोला का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 नमा 27, 9 चौक 36 से 36 कैंसिल, तो r² बराबर 1 अर्थात r बराबर कितना 1। बेलन का रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर। देखिए का यार ए और बी ने क्रमशः 50,000 तथा 60,000 पूंजी लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया है। का एम माह बाद सी भी 70,000 लगाकर व्यापार में पार्टनर हो गया। बी वर्ष के अंत से एम माह पहले व्यापार छोड़ दिया तथा वर्ष के अंत में उनके लाभ का रेशियो 20, 18, 21 है, यानी कि ए का प्रॉफिट है 20 यूनिट,
बी का प्रॉफिट 18 यूनिट और सी का प्रॉफिट जो है 21 यूनिट है। तो का एम का वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है, आप सिंपल किसी भी दो आदमी को कंपैरिजन कर लीजिए। एम का वैल्यू निकालना है तो किसी भी दो आदमी को आप कंपेयर कर सकते हैं। ए और बी का कंपैरिजन कर सकते हैं, ए और सी का कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर बी और सी का कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी भी दो आदमी का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। का ए जो है 50,000 रुपया पूंजी लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया। तो यार ए ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो ये शुरू से लेकर अंत तक रहा होगा, यानी ए का पूंजी व्यापार में पूरे 1 साल अर्थात 12 महीने तक लगा रहा। तो ए का पूंजी गुना समय ए का प्रॉफिट हो गया। बट्टा का बी ने 60,000 पूंजी लगाया लेकिन 1 साल का बिजनेस है का एम वर्ष पहले ही छोड़कर चला गया। तो मेरे भाई 12 महीने का बिजनेस है, एम माह पहले ही चला गया, तो बी बिजनेस में रहा होगा कितने महीने तक, 12 महीने का बिजनेस है, एम महीना पहले ही चला गया, तो बी बिजनेस में रहा होगा 12 माइनस एम मंथ तक। तो बी का पूंजी है 60,000 रुपया, बी का पूंजी गुना बी का समय, ये बी का प्रॉफिट हो गया। मेरे भाई ए का पूंजी गुना ए का समय, ए का प्रॉफिट, बी का पूंजी गुना बी का समय, बी का प्रॉफिट। और ए तथा बी के प्रॉफिट का रेशियो है कितना, ए का प्रॉफिट है 20 यूनिट, बी का प्रॉफिट है 18 यूनिट। यहाँ सी का कोई जरूरत नहीं था। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, काटिएगा तो ये 12 से 12 पचे 60, 5,000 क्लियर है। 5,000 से काटिएगा 3 जीरो कैंसिल, यानी कि 10, 10 दूना 20, 2 नमा 18, तो 12 माइनस एम बराबर 9, तो एम बराबर कितना 3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्पिरिट का मिश्रण है। 3 यूनिट का मिक्सचर है, पानी, अल्कोहल और स्पिरिट, इन तीनों को मिलाकर एक 60 लीटर का हमने मिक्सचर तैयार किया है। पानी, अल्कोहल और स्पिरिट, वाटर है, अल्कोहल है और स्पिरिट है, इन तीनों को मिलाकर एक मिक्सचर 60 लीटर का तैयार किया गया है का जिसमें 40% पानी है, 25% अल्कोहल है और शेष जो है ये स्पिरिट है। का इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अल्कोहल 10% हो जाए। अच्छा सवाल है। का कितना वाटर मिलाए, आप बताइए। अगर मिक्सचर में वाटर मिलाइएगा तो अल्कोहल और स्पिरिट का जो मात्रा होगा ये तो कांस्टेंट रहेगा ना यार। अगर आपने वाटर मिलाया है तो वाटर का मात्रा बढ़ जाएगा, लेकिन अल्कोहल और स्पिरिट के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस पूरे सवाल में अल्कोहल और स्पिरिट क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो आप अल्कोहल को लेकर सवाल सॉल्व कर लीजिए या स्पिरिट को लेकर सवाल सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है। एक बार फिर से सवाल का थीम पकड़िए। का 60 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें पानी है, अल्कोहल है और स्पिरिट है, यानी कि वाटर, अल्कोहल और स्पिरिट, इन तीनों को मिलाकर एक 60 लीटर का हमने मिक्सचर तैयार किया जिसमें 40% वाटर है, 25% अल्कोहल है और बचा हुआ स्पिरिट है। का इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यही मेन सवाल है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो मेरे भाई अगर मिक्सचर में वाटर मिलाइएगा तो अल्कोहल और स्पिरिट के मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना अल्कोहल स्पिरिट पहले था उतना ही अब भी रहेगा, यानी कि अल्कोहल और स्पिरिट कांस्टेंट रहना है। तो इन दोनों में से किसी एक को लेकर आप सवाल सॉल्व कर लीजिए। 60 लीटर का मिक्सचर है, अल्कोहल को लेकर ही सवाल सॉल्व करते हैं क्योंकि आखिरी में अल्कोहल का परसेंट दिया है, तो अल्कोहल को लेकर बनाते हैं। 60 लीटर के मिक्सचर में अल्कोहल था कितना, पहले अल्कोहल पहले था 25%। 60 लीटर के मिक्सचर में पहले अल्कोहल था 25%। अब सोचिए 60 लीटर के मिक्सचर में कहा कितना वाटर मिला है, हमने माना x लीटर वाटर मिला है, तो मिक्सचर था 60 लीटर, x लीटर वाटर मिला दिए तो नया मिक्सचर हो गया 60 + x। और इस नए वाला मिक्सचर में अल्कोहल है कितना, तो 10%। तो भाई मेरे ये सेकंड डाटा से अल्कोहल का मात्रा, ये फर्स्ट डाटा से अल्कोहल का मात्रा, दोनों अल्कोहल है अतः आपस में बराबर।
परसेंट से परसेंट कैंसिल, 10 छक 60, 25 छक 150 बराबर 60 प्लस x, तो x बराबर 60 इधर आके घटेगा 90%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए आ जाइए आगे। देखिए का 8000 लागत वाली, 8000 रुपया लागत कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस है 8000 रुपया का अंकित मूल्य 11200 रुपया है। कॉस्ट प्राइस दिया और अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया का x% छूट देने पर उसको 12% का लाभ मिलता है, तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए यार एक चीज आप लोगों को पता होगा कि सर जो डिस्काउंट है ना ये हमेशा एमपी पर मिलता है, डिस्काउंट एमपी पर, और प्रॉफिट या लॉस जो है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर होता है। अगर इतना बात आपको पता है तो सवाल आप आसानी से कर जाएंगे। का 8000 कॉस्ट प्राइस है और 11200 जो है ये मार्क प्राइस है, तो क्रय मूल्य है 8000 रुपया और अंकित मूल्य है 11200 रुपया का x% छूट दिया, तो छूट तो अंकित मूल्य पर दिया होगा ना यार, 11200 पर ना डिस्काउंट दिया होगा। तो आप बताइए 11200 रुपया अंकित किया गया है, x% डिस्काउंट दिया मीन्स बेचा होगा कितना में 100 माइनस x बटा 100 में, ये सेकेंड डाटा से विक्रय मूल्य आ गया। 11200 अंकित मूल्य है, x% डिस्काउंट दिया मीन्स बेचा कितना में 100 माइनस x बटा 100 में का उसको 12% लाभ मिला। लाभ मिला होगा किस पर? क्रय मूल्य पर। 12% लाभ कमाया, 8000 में खरीदा, 12% लाभ कमाया यानी बेचा होगा कितना में 112 बटा 100 में। तो मेरे भाई ये फर्स्ट डाटा से विक्रय मूल्य, ये सेकंड डाटा से विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है अतः आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब बट्टा में 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 112 से 112 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 80 बराबर 100 माइनस x, तो x बराबर कितना? 20%। क्लियर है बात? चलिए का एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान या गणित या दोनों विषय लिया था। या तो हर बच्चा या तो फिजिक्स लिया होगा या तो गणित लिया होगा या फिर जो तेज टाइप का बच्चा होगा वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। ये कंडीशन दिया कि हर बच्चा को कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही है, या तो फिजिक्स आप पढ़िए या तो मैथ्स पढ़िए। अगर आप तेज हैं तो दोनों सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट तो पढ़ना जरूरी है, या तो फिजिक्स पढ़िए या तो मैथ्स पढ़िए या फिर दोनों पढ़िए। का 84% फिजिक्स पढ़ा है, 84% बच्चा फिजिक्स पढ़ा है। कहा गणित लेने वाले बच्चों की संख्या फिजिक्स लेने वाले विद्यार्थियों के संख्या की आधी थी। यार फिजिक्स लेने वाले बच्चे 84% है, तो कहा मैथ्स लेने वाले बच्चों का संख्या जो है फिजिक्स लेने वाले बच्चों के संख्या का आधा, 84 का आधा कितना? 42% बच्चा मैथ्स पढ़ा है। 84% बच्चा फिजिक्स पढ़ा है, 42% मैथ्स पढ़ा है, तो पढ़ने वाले टोटल बच्चे हो गए कितना? 126%। इसका मतलब समझ पा रहे हैं यार? अगर हर बच्चा एक सब्जेक्ट ही पढ़ा होता तो पढ़ने वाले टोटल होते 100%, चूंकि टोटल 100% को रिप्रेजेंट करता है। अगर हर बच्चा एक सब्जेक्ट ही पढ़ता तो पढ़ने वाले टोटल होते 100%, पर 126% हो गया। 100 से जितना एक घिस्ट कर गया उतना परसेंट बच्चा दोनों पढ़ता है, 26% बच्चा दोनों पढ़ता है। सवाल में कहा कि यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 1000 है, टोटल 1000 बच्चे हैं, तो कहा कितने विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान और गणित दोनों विषय लिया है? तो टोटल 1000 बच्चे हैं और टोटल जितने बच्चे हैं उनमें से 26% बच्चा जो है दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है, तो 1000 का 26% यानी कितना भाई मेरे? 260 बच्चा ऐसा है जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का सूर्या के पास, दोनों सवाल एनटीपीसी का ही पूछा हुआ है। का सूर्या के पास 10,000 रुपए थे,
उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। उसने बचे रुपए क्यू को समान वर्ष के लिए, समान टाइम कहने का मतलब पी को अगर 2 वर्ष के लिए दिया तो क्यू को भी 2 वर्ष के लिए दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% का। 2 वर्ष बाद सूर्या को पता लगा कि पी ने उसे क्यू के तुलना में 360 रुपए ब्याज अधिक दिए। पी ने क्यू से 360 ब्याज ज्यादा दिया, पी जो है क्यू से 360 ब्याज ज्यादा दिया। तो यार टोटल 10,000 रुपया थे सूर्या के पास। हमने माना x रुपए पी को उधार दिया, तो बचा हुआ 10,000 माइनस x रुपए उसने क्यू को उधार दिए होंगे। मानते हैं बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। सूर्या के पास टोटल 10,000 रुपए हैं, जिनमें से पी को अगर x रुपया उधार दिया है तो क्यू को दिया होगा कितना, 10,000 माइनस x रुपया। अब का पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दिया। तो आप बताइए यार, 15% के दर से 2 वर्षों में ब्याज पी देगा कितना, तो x रुपया पर 30% ब्याज पी देगा। क्लियर है। 18% के दर से 2 साल में क्यू कितना ब्याज देगा, तो 18 दूना 36% ब्याज देगा। पी 2 साल में इतना ब्याज देगा, क्यू 2 साल में इतना ब्याज देगा, और इन दोनों के ब्याज का जो डिफरेंस है ये कितना है, 360 रुपए का। अब तो कैलकुलेशन है आप कर ही लेंगे, अलबलाल काट मत दीजिएगा 0 से 0, यहाँ पे बट्टा में 100 रहने दीजिए, दोनों जगह 100 रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये 30x बट्टा 100 है, माइनस सुनिए बाबू 36/100 से इसमें गुना करिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3600 माइनस इंटू माइनस प्लस 36x/100 बराबर 360। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 66x/100, 3600 उधर जाके जुटेगा, कितना हो जाएगा 3960, 6 छक 36, 60 बार में कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 6000, x का वैल्यू 6000 है। सवाल का क्यू को कितना उधार दिया, तो क्यू को 10,000 माइनस x रुपया उधार दिया है, तो टोटल है 10,000 रुपया। क्यू को उधार दिया 10,000 माइनस x, तो x का वैल्यू 6000, 10,000 में से 6000 जाएगा कितना 4000 रुपया क्यू को दिया है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस सवाल को, ये सवाल जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। का x और y परिमेय संख्या है, का 5 प्लस √11 बट्टा, पूरे के बट्टा में ये बट्टा है यार, ये बट्टा है 3 माइनस 2√11 बराबर x प्लस y √11। ओके ना, x और y का वैल्यू निकालना है। तो यार रेशनलाइज करने में तो आप लोगों को महारत हासिल है। इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं पता है, नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना, नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना, माइनस का कंजुगेट प्लस होता है तो इससे ऊपर नीचे गुना। अब देखिए ऊपर 5 से दोनों में बारी बारी गुना करिएगा, तो 5 दूना 10, सॉरी 5 तिया ना यार, 5 तिया 15 प्लस 5 दूना 10 √11 प्लस √11 गुना 3 3 √11 प्लस √11 गुना 2 √11, √11 गुना √11 11 दूना 22, और बट्टा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 √11 का स्क्वायर अगर करिएगा, 2 √11 का स्क्वायर करिएगा बाबू, 2 का स्क्वायर 4, √11 का स्क्वायर 11, तो 11 चौक 44। अब देखिए न्यूमेरिकल को ऐड करिए, 15 और 22 कितना 37 प्लस 10 और 3 13 √11, और पूरे के बट्टा में 9 में से 44 घटाइएगा तो माइनस क्या 36। क्लियर है। अब देखें यार इसको रेशनलाइज किए तो पूरे के बट्टा में 36 है, यानी इसको लिख सकते हैं -37/36। ओके, और प्लस प्लस है ऊपर में, नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 13 √11 बट्टा में कितना 36। कैलकुलेशन कहीं दिक्कत है नहीं ना, चूंकि हर जगह बट्टा में 35 है तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए यार। 9 में से 44 जाएगा 35 आएगा ना पगला, तो यहाँ पे 35 बराबर में x प्लस y √11।
अब दोनों साइड कंपैरिजन कर लीजिए यार। कंपैरिजन अगर आप करिएगा तो देखिए, कंपैरिजन करेंगे तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है -37/35। y का वैल्यू कितना, √11 से √11 गया तो y बराबर क्या आ गया, -13/35। -37/35 -13/35, ऑप्शन नंबर डी। ये भी अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव थोड़ा सा ये सवाल है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है ये। का 3 संख्याओं का औसत 58 है। 3 संख्या का औसत 58, तो योग कितना, 3 गुना 58, 3 × 8 24, 3 × 5 15 2 17, 174। अब आगे का पहली संख्या तीसरी का 3/4 है। पहली संख्या जो है ये तीसरी का 3/4, यानी तीसरी अगर 4 यूनिट है तो पहली 3 यूनिट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3x है और ये 4x है। का तीसरी संख्या दूसरी से 24 ज्यादा है। ये तीसरी संख्या दूसरी से 24 ज्यादा है, तो इस बात को उल्टा करके भी तो बोल सकते हैं कि ये दूसरी संख्या जो होगा तीसरी से 24 कम होगा। का तीसरी संख्या दूसरी से 24 ज्यादा है, ये तीसरा नंबर दूसरा से 24 ज्यादा है, तो इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि दूसरा नंबर जो होगा तीसरा से 24 कम होगा। तो यहाँ पे तीनों संख्या भाई मेरे पता कर गए, और इन तीनों का योग इसने दे रखा है कितना, 174। वेरिएबल को एक साथ जोड़ लीजिए, 3 4 7 4 11x, माइनस का 24 उधर जाके जुट जाएगा, तो 4 4 8 7 2 9 1, 11 से काटिएगा एक बार, 11 8 88, तो x बराबर आ गया 18। x का वैल्यू 18 है, तो का पहली तथा दूसरी के मध्य अंतर कितना है। तो यार पहली संख्या है 3x यानी 18 तिया 54, दूसरी संख्या 4x - 24, तो 18 चौक 72, 72 में से 24 घटाइएगा भाई मेरे तो 48। अब का इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 54 और 48 का डिफरेंस 6, ऑप्शन बी। देखिए कहा 50 विद्यार्थियों की एक क्लास में 40% लड़कियां हैं, तो यार 50 विद्यार्थी हैं, 40% गर्ल्स है, तो 50 का 40% कितना, परसेंट से 2 0 कैंसिल, 5 चौक 20 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है, 20 ठो, तो यार टोटल 50 विद्यार्थी हैं जिनमें 20 गर्ल्स है, तो बचे हुए 30 बॉयज होगा। अब आगे का लड़कों का औसत वजन 62 kg है, 20 लड़के हैं और 20 लड़के का औसत वजन 62 kg, तो 20 लड़के का टोटल वजन कितना, 20 गुना 62। का लड़कियों का औसत 58 kg है, लड़की का संख्या है 30, का इस 30 लड़की का औसत 58, तो टोटल वजन कितना, 30 गुना 58। का सारे विद्यार्थी का औसत वजन ज्ञात करे, तो मेरे भाई ये 20 लड़के का, सॉरी ये गर्ल्स है ना, 20 लड़की का, लड़कों का उल्टा पुल्टा हो गया यार, गर्ल्स का संख्या है 20 और बॉयज का संख्या है कितना, 30। ओके, अब सवाल में थोड़ा सा गौर करिए, कहा क्या कि लड़कों का औसत वजन 62 kg, लड़का है 30 ठो, तो 30 लड़के का औसत 62 kg, तो 30 लड़के का टोटल कितना, 30 गुना 62। लड़कियों का औसत वजन 58 kg, तो 20 लड़की का औसत 58, तो 20 लड़की का टोटल कितना, 20 गुना 58। ये 20 लड़की का टोटल वजन, ये 30 लड़के का टोटल वजन, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 20 और 30, 50 विद्यार्थी का टोटल वजन इतना, तो 50 विद्यार्थी का औसत वजन कितना, 50 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे। देखिए कहा कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय रुपया में एस है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय ₹T है। देखिए यार दो टाइप का कृषि श्रमिक है, का कुछ श्रमिक जो है ना उनका एवरेज इनकम ₹S है एंड अदर जो श्रमिक है उनका एवरेज इनकम ₹T है। का कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों के संख्या का 11 गुना है। कृषि श्रमिक का जो संख्या है
अदर श्रमिकों के संख्या का 11 गुना। अदर का संख्या 1 यूनिट, तो ये कृषि श्रमिक है कितना 11 गुना यानी 11 यूनिट। अब सवाल में कहा कि कृषि श्रमिक का औसत एस है, तो यार 11 ठो कृषि श्रमिक है, 11 लोग का औसत आय एस रुपया है, तो 11 लोग का टोटल आय कितना, औसत गुना संख्या 11 का। अदर श्रमिक का औसत इनकम टी रुपया है, अदर श्रमिक का संख्या 1 यूनिट यानी 1 श्रमिक का औसत टी रुपया, तो इस श्रमिक का टोटल इतना रुपया हो गया। का सभी श्रमिकों का औसत आय ज्ञात करें, तो यार ये 11 कृषि श्रमिक का टोटल आय, ये 1 अदर श्रमिक का टोटल आय, तो 11 1 12 श्रमिक का टोटल आय इतना, तो औसत आय कितना 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 11 एस प्लस टी बट्टा 12, 11 एस प्लस टी बट्टा 12, ऑप्शन नंबर सी, ये 11 एस प्लस टी बट्टा 12 पूरे के बट्टा में 12। देखिए कहा सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशत 60% है। का अब धातुओं में रजत की प्रतिशत जो है ये 3/4% है और शेष सीसा है। का खान से निकाले गए इस अयस्क का द्रव्यमान 8000 केजी है, तो सीसा का वेट कितना है ये निकालना है। यार आप बताइए टोटल अयस्क है कितना, तो 8000 केजी, टोटल अयस्क है 8000 केजी। का टोटल अयस्क जितना है उसमें धातु है 60% यानी 80 का 60% यानी 3/4 धातु है, तो यार इतना भाग धातु है। अब का धातुओं में धातु जितना है ना यार, जितना धातु है का इस धातु में 3/4% रजत है, 3/4% कहने का मतलब 3/400 रजत है, और का शेष सीसा है, तो आप बताइए 3/400 अगर रजत है यानी टोटल धातु है 400 यूनिट, उसमें से 3 रजत है, तो शेष 397 क्या होगा, सीसा होगा, तो ये सीसे का मात्रा आ गया। एक बार फिर से समझिए, कहा क्या कि एक अयस्क की खान है जिसमें धातु का प्रतिशत है 60%, टोटल जितना अयस्क है ना उसमें 60% धातु है। का धातुओं में रजत का प्रतिशत है 3/4% और शेष सीसा है। का यदि खान से निकाले गए अयस्क का वजन है 8000 केजी, तो सीसा का वजन निकालना है, तो यार टोटल अयस्क है 8000 का, टोटल जितने अयस्क हैं उनका 60% यानी 3/4 भाग धातु है यानी इतना धातु है। का जितने धातु है ना उनमें 3/4% यानी 3/400 रजत है और शेष सीसा है, और पूछा है सीसा का ना, तो यार 3/400 अगर रजत है तो शेष कितना बच गया 397/400, और ये 397/400 सीसा है। इसी को कैलकुलेट कर लेना है, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, 16 पचे 80, 5 तिया 15, 15 से गुना करिएगा 15 सते 75 से, हाथ में रहा 10, 15 नमा 35, 135 और 10 45, हाथ में रहा 14, 15 तिया 45, 45 और 14 कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा यार जो भी आएगा। देखिए का एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाया और उत्तर डेसिमल में दे दिया। का उत्तर 0.45 देता है, तो उसके उत्तर में त्रुटि का प्रतिशत। देखिए यार उस लड़का को कहा गया कि भैया आप ऐसा करो कि 1/4 और 1/5 को जोड़कर इसको 1 में से घटा दो, तो यार जैसा कहा गया वैसा अगर करता तो ये सही रिजल्ट आता। तो यार इसका आप एलसीएम लेंगे, 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 और ऊपर 9/20, तो 20 में से 9 गया कितना 11/20, भाग दीजिएगा तो 0। क्लियर है ना बात। अब 20 पचे 100, 11 में भाग दीजिएगा, 20 पचे कितना 100 और 20 पचे 100, 0.55 रिजल्ट आना चाहिए था। जैसा कहा गया कि भाई मेरे 1/4 और 1/5 को जोड़ना है और उसको 1 में से घटाना है, जैसा कहा गया वैसा करता तो रिजल्ट आना चाहिए था इतना।
पर उसने कहा कि उत्तर 0.45 दे दिया। तो आप बताइए, ये गलत रिजल्ट दिया ना, आना चाहिए था 0.55 पर रिजल्ट आया 0.45, यानी कि उत्तर में कितने का कमी आ गया, 0.10 का कमी आ गया। 0.10 का कमी आ गया कितना पर, 0.55 पर। परसेंट तो 100 से गुना, डेसिमल के बाद ऊपर भी 2 डिजिट नीचे भी 2 डिजिट, तो डेसिमल अपने अपने जगह से हट जाएगा। तो 5 से 11, 5 दूना 10, यानी 200/11, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये तो बहुत अच्छा चुनाव वाले सवाल का ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर चुनाव वाला सवाल का कुछ हो ही नहीं सकता लेवल यार, ये मैक्सिमम लेवल है। अच्छा, आज का सेट जो है ना यार बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको जो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल रहे लगे या फिर लैंग्वेज बेस्ड जो भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और ऐसे एक सेट में कितने सवाल रहेंगे, 7 से 8 सवाल, थोड़े से मुश्किल सवाल। 30 से सवाल है तो 30 में से 7 से 8 सवाल थोड़े से मुश्किल टाइप के होंगे, तो वो 7 से 8 सवाल को थोड़ा सा 4 बार 5 बार अच्छे से लैंग्वेज पढ़िए और उसको बनाइए, ठीक है ना, तभी लैंग्वेज पे पकड़ बनेगा। ऐसे नहीं है कि एक बार कर लिए काम खत्म हो गया, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है अच्छे से। का एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। देखें यार, टोटल वोट थे 100 यूनिट, टोटल वोट थे 100 यूनिट का 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोटिंग ये ओ है। वोटिंग किया कितने लोगों ने, 90 यूनिट लोगों ने। का 60%, 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। यार देखें, तो आप बताएं, खाली छोड़ दिया कहने का मतलब 60 वोट इनवैलिड हो गया। 60 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। का टोटल 100 यूनिट वोटर्स थे, टोटल 100 यूनिट वोटर्स थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, मीन्स 90 यूनिट लोगों ने वोट डाले। अब सवाल में कहा कि 60 मतदाताओं ने मत पत्र खाली छोड़ दिए। मत पत्र खाली छोड़ दिए कहने का मतलब हुआ 60 वोट इनवैलिड हो गया। तो आप बताइए वैलिड वोट हैं कितने। तो यार 90 में से 60 को घटा दीजिएगा। का नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि ये यूनिट है, हमने माना है। आप x में से 3 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। ये वेरिएबल है, ये न्यूमेरिकल है, नंबर है, वास्तविक नंबर है, तो आप इसको घटा नहीं सकते। तो आप करिए क्या, x लगा लीजिए। का 60 वोट इनवैलिड हो गया, तो 90 x वोट पड़े थे, 60 खराब हो गया, यानी इतने वोट वैलिड हैं। अब सवाल में कहा विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त होता है। तो मतदाता सूची में टोटल कितने वोट पड़ने थे, या टोटल वोटर्स थे 100x का 47% वोटर विनर को मिला है। तो यार आप बताएं, विनर को अगर 47%, तो 100 का 47% कितना, 47x विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, टोटल जितना वोट वैलिड है उसमें से विनर का घटाइए, लूजर का आ जाएगा। 90 में से 47 घटाइएगा, 43x - 60, ये लूजर का वोट आ गया। आगे कहा कि वह अपने प्रतिद्वंदी से 308 मतों से जीत गया। तो यार जीत कैसे डिसाइड होता है, विनर में से लूजर का वोट घटाइएगा, जीत हो जाएगा। तो जीता है 308 वोट से, विनर का वोट है 47x माइनस लूजर का वोट है 43x - 60। तो विनर में से लूजर का वोट घटाइए तो ये जीत हो जाएगा। अब यार माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट अगर हटाइएगा मेरे भाई तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। 47 में से 43 गया कितना, 4x। 60 इधर आके घट जाएगा, 248। 4 से काटिएगा तो x बराबर 6, 4 दूना 8, तो x का वैल्यू 62। सवाल का सूची में मतदाताओं की संख्या, तो टोटल वोटर्स कितने थे सूची में, टोटल 100x वोटर थे, यानी कि 100 गुना 62, 6200। ये बहुत अच्छा सवाल था यार, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से करिएगा। देखिए का 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में, तो डे से गुना करिएगा तो 10 छक 60 मैन प्लस 10 अठे 80 बॉयज। ये डे से गुना किए तो फर्स्ट डाटा से ये टोटल वर्क आ गया। सेकंड में कहा 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में, डे से गुना करिएगा तो 26 दूना 52 मैन प्लस 48 दूना 96 बॉय। डे से गुना किए तो ये सेकंड डाटा से टोटल वर्क, ये फर्स्ट डाटा से टोटल, दोनों टोटल है या तो आपस में बराबर। 52 इधर आके 60 में से घटेगा 8 में, 80 उधर जाके 96 में से घटेगा 16 बॉय। 8 एक कम
8 दूना 16, तो मैन बट्टा बॉयज बराबर 2/1, यानी एक आदमी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, एक बॉयज का एफिशिएंसी है 1 यूनिट। सवाल में कहा 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में, या टोटल काम को कितने दिन में, तो टोटल वर्क आप पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालेंगे, मैन का एफिशिएंसी 2 है तो 60 दूना 120, प्लस एक लड़का एक दिन में एक काम करता है तो 80 लड़का एक दिन में कितना, 80 एकम 80 काम, तो ये टोटल 200 यूनिट वर्क हो गया। अब सवाल का इस पूरे काम को अगर 15 पुरुष और 20 लड़का करे कै दिन लगेगा, तो यार एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है तो 15 पुरुष एक दिन में 30 काम करेगा, एक लड़का एक दिन में 1 काम तो 20 लड़का एक दिन में 20 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कै काम करेगा, 50 काम। एक दिन में 50 काम तो दोनों मिलकर 200 काम कै दिन में, 50 से डिवाइड करिएगा 4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में है। एपी का तो बेसिक फंडा आप लोगों को पता होगा कि सेम नंबर से जुड़ कर अगर कोई सीरीज आगे बढ़ रहा है, सेम नंबर से अगर जुड़कर कोई सीरीज आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो सीरीज जो है एपी में होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। का एक त्रिभुज के जो कोण है वो समानांतर श्रेणी में है, उसमें न्यूनतम कोण के अंश और अधिकतम कोण के रेडियन का अनुपात 60:पाई है, तो का वे कोण कितने अंश है। तो देखिए यार इस सवाल को करने का कोई जरूरत ही नहीं, आप ऑप्शन से उठा लें कि सर तीनों कोण एपी में है यानी कि तीनों एंगल के बीच का गैप समान रह रहा होगा। तो आप ऑप्शन से देख लें किस ऑप्शन में डिफरेंस समान है। तो यार यहाँ 30 60 30 90, यहाँ का डिफरेंस समान है यानी आंसर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ का डिफरेंस इक्वल है क्या, नहीं, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ की डिफरेंस समान है। 30 + 30 60, 60 + 30 90, यानी हर 2 टर्म के बीच का गैप समान है, अर्थात ये ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए कहा थीटा न्यून कोण है और साइन थीटा + 18 डिग्री जो है ये 1/2 है। आप सबको पता है यार कि साइन 1/2 क्या होता है, 1/2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, यानी थीटा + 18 डिग्री बराबर 30 है, तो थीटा बराबर 18 उधर जाके घटेगा कितना, 12। थीटा अगर 12 है तो का इसका वृत्तीय माप थीटा का ज्ञात करें। वृत्तीय कहने का मतलब रेडियन के रूप में बताइए, तो रेडियन के रूप में लाइएगा। थीटा एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करिएगा तो π/180 से गुना, तो 12 से काटिएगा कै बार में, 15 बार में, यानी π/15। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, चल निकल। चलिए यार आगे देखिए यार, सॉरी का एक मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर पर 1000 रुपया खर्च किया गया है। का मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। देखिए यार कहा कि मैदान के भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर के दर पर 1000 खर्च आया। आप यार खेत को इस्तेमाल लायक बनाना चाहते हैं, का 1 वर्ग मीटर पर 25 पैसा खर्च होता है और आपका टोटल 1000 रुपया खर्च हो गया, तो क्या आप यहाँ से मैदान का एरिया नहीं बता सकते हैं कि सर जी 1 वर्ग मीटर पर 25 पैसा खर्च किए और टोटल खर्च अगर 1000 रुपया किए हैं, तो टोटल खर्च में अगर 1 वर्ग मीटर पर हुए खर्च से जो भाग दीजिएगा, टोटल खर्च में 1 वर्ग मीटर पर हुए खर्च से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा एरिया।
1 वर्ग मीटर पर 25 पैसा खर्च किए और टोटल खर्चा 1000 रुपया किए, तो एरिया कितना होगा? टोटल खर्चा में 1 वर्ग मीटर के खर्चा से भागा दे दीजिए। 25 पैसा कहने का मतलब हुआ 1/4 रुपया, तो 4 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, एरिया आ जाएगा कितना? 4000 वर्ग मीटर। एरिया आपको पता हो गया। 4000 वर्ग मीटर का मैदान का चौड़ाई है 50 मीटर। यार मैदान का चौड़ाई पता है, लंबाई निकालना है तो एरिया में अगर चौड़ाई से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा। चूंकि एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई 4000 है, चौड़ाई अगर 50 दिया, 50 से काट दीजिएगा, तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो सिंपल ऐसे कि सर एरिया पता है तो एरिया में चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई आ जाएगा, और एरिया में लंबाई से भाग देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा। तो 4000 में 50 से डिवाइड करिएगा, 0 से 0 पनी 40, यानी कि 80 मीटर आ गया उसका लंबाई। लंबाई कितना आ गया? 80 मीटर। अब आगे सवाल कहता है नाव। अब बोला क्या कि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए। पहले लंबाई था 80 मीटर, 20 बढ़ा दीजिएगा तो लंबाई हो जाएगा 100 मीटर। चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि चौड़ाई पहले भी 50 था, अब भी 50 है, तो कहा प्रति वर्ग मीटर उसी दर पर कुल कितना रुपए खर्च आएगा। तो अब एरिया कितना है ये निकाल लेते हैं। एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी अब खेत का एरिया है 5000 वर्ग मीटर। तो खर्च निकालना है भाई मेरे, 1 वर्ग मीटर पर खर्च है 25 पैसा। 25 पैसा यानी 1/4 रुपया। 1 वर्ग मीटर का खर्चा इतना, तो 5000 वर्ग मीटर का खर्चा कितना? 5000 से गुना कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 1250 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए x + 1/x का वैल्यू दे रखा है 8। बोला x² + 1/x² का वैल्यू, तो सिंपल है 8 का स्क्वायर माइनस 2, 64 में से 2 गया कितना? 62। जैसे जिन लोगों को ये चीज पता नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं। x² + 1/x² का फॉर्मूला सर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। x कैंसिल, x + 1/x का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 कितना? 62। पर आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर अलजेब्रा में पढ़े होंगे तो लोग आपको बताया होगा। चलिए देखिए, कहा ये भी बहुत अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का a b से 1.5 गुना कुशल है। a जो है b से 1.5 गुना कुशल है। यार a b से 1.5 गुना 1.5 कहने का मतलब होता है 3/2 गुना। 3/2 यानी 3:2 कुशल है, यानी ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। का इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में 8 दिन कम लेता है। टाइम का डिफरेंस दिया है, और आपको तो अच्छे से पता है कि सर जी टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इनवर्स होता है। एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। यानी a को टाइम लगता है 2 यूनिट, b को समय लगता है 3 यूनिट। a को b से कई यूनिट टाइम कम लग रहा है? 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिन, तो a को टाइम लग रहा है 16 दिन और b को टाइम लग रहा है 24 दिन। a और b दोनों का टाइम निकालिए। a 16 दिन लगेगा और b को काम पूरा करने में 24 दिन लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। a और b दोनों का टाइम निकाल लिए, अब इससे कोई मतलब है नहीं। का a पूरा काम करेगा कितने दिन में? 16 दिन में, और b पूरा काम करेगा कितने दिन में? 24 दिन में। देखें यार इस सवाल में जो है ना, इसने दो सवाल, एक ही सवाल में 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। आप अगर टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको एक एफिशिएंसी वाला टाइम लोगों ने पढ़ाया होगा, जिस भी टीचर से आप पढ़े होंगे एक एफिशिएंसी वाला टाइप पढ़ाया होगा। तो यहाँ से तो ये एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप है यार। और उसके बाद सेकंड जो कंडीशन दिया है ना, ये अल्टरनेट वाला कंडीशन दे दिया। इसका मतलब है कि एक ही सवाल में इसने 2 स्टेटमेंट दे रखा है।
फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके हमने ए और बी दोनों का टाइम निकाल लिया। का ए पूरा काम अकेले 16 दिन में करेगा, बी पूरा काम अकेले 24 दिन में करेगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट में कहा कि ए तथा बी एकांतर दिनों पर काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, और एक काम को पहले दिन करने आता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आपको अगर अल्टरनेट वाला टाइप पता है, आपने पढ़ रखा है, तो सवाल अब कर लेंगे। 16 24 का एलसीएम 48, 16 तिया 24 दूना, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। का पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया, फिर पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया, तो हर 2 दिन में ऑर्डर रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 दिन में 3 और 2 क्या काम हुआ होगा, 5 काम। तो इसमें कितना से गुना करे कि 48 के बराबर या इससे कम हो जाए, तो 9 से, तो 9 पचे 45, तो 9 से इधर गुना करिएगा तो 9 दूना 18 दिन में 45 काम हो गया। रिमेनिंग बच रहा है क्या काम, 48 काम है टोटल, 45 हो गया, रिमेनिंग बच रहा है 3 काम। अब इस 3 काम को करने पहले कौन आएगा, ए आएगा, और ए 3 यूनिट काम 1 दिन में, तो इस बचे हुए 3 काम को 1 दिन में कर देगा, यानी 18 1 19 दिन। यार बहुत अच्छा सवाल है ये सब। देखिए, का एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर पर आवर के गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन वह कहा कि 4 किलोमीटर पर आवर के गति 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, अपनी गति 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है। कहने का मतलब अगर पहला दिन 5 किलोमीटर पर आवर के गति से चलता है तो अगला दिन 4 बढ़ा देता है अपना स्पीड, तो कितना कर देता है, 9 किलोमीटर पर आवर। कहा कि अगला दिन वह 3 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी, तो यार दूरी मान लेते हैं डी किलोमीटर है। डी किलोमीटर दूरी को पहला दिन 5 के चाल से जाएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। वही डी किलोमीटर दूरी को अगला दिन जो है अपना चाल 4 बढ़ा दिया, पहले था 5, चाल 4 बढ़ा दिया तो 9 के चाल से जाएगा, तो इस डी किलोमीटर दूरी को 9 के चाल से जाएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल। पहले टाइम लगता था इतना, अब टाइम लग रहा है इतना, और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है ये दिया है कितना, तो 3 मिनट लेट और 3 मिनट पहले। लेट और ईयरली 2 चिन्ह है, 3 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ से 3 मिनट लेट है और 3 मिनट अगला दिन पहले ही पहुंच गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या मिनट का है, 6 मिनट का। मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से भागा। आवर में क्यों लाए, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो मिनट को आवर में लाना होगा, 60 में से भागा, तो ये एलसीएम हो जाएगा कितना, 45। 5 नमा 90, 9 पचे 5D, 9 में से 5 गया 4D, 6/60 यानी 1/10, 5 दूना 10, 5 नमा 45। डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 9, 4 दूना 8 यानी 1.8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 1.125 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। रेशियो वाला अप्रोच लगा के भी आप लोग कर सकते हैं, रेशियो अगर पता है तो। देखिए, का 50 किलोमीटर की यात्रा 25 के चाल से तय करता है, अगला 40 किलोमीटर यात्रा 20 के चाल से, और अगला 90 किलोमीटर यात्रा 15 के चाल से, तो उसका एवरेज स्पीड। आप सबको पता है कि सर एवरेज स्पीड जो होता है ना, ये एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। तो यार टोटल डिस्टेंस है कितना, पहला 50 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 90 किलोमीटर, 50 40 90, 90 कितना टोटल डिस्टेंस हो गया, 180 बट्टा में टाइम। सुनिएगा, आप जरा बताएं, 50 किलोमीटर दूरी 25 के चाल से जाएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, 50/25 यानी क्या घंटा, 2 घंटा प्लस। 40 किलोमीटर दूरी 20 के चाल से जाएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, 40/20 यानी अगेन 2 घंटे का टाइम लगा। फिर का अगला 90 किलोमीटर दूरी 15 के चाल से गया, समय लगा कितना, दूरी बट्टा चाल, 90/15 6 घंटा। तो टोटल टाइम हो गया पता। अब यार टोटल डिस्टेंस है 180, टोटल टाइम 6 2 8 2 10 0 से 0 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहा क्या,
कि पानी का एक नल किसी टब को P घंटे में भर देगा और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली कर देगा। एक टब है जिसमें 2 नल लगे हैं, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। का भरने वाला P घंटा में पूरा भर देगा टब को और खाली करने वाला पूरे भरे हुए टब को Q घंटे में खाली कर देगा। का P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q, इसका मतलब समझ रहे हैं। कहा कि खाली करने वाला भरने वाला पाइप का जो समय है ना, वो खाली करने वाला पाइप के समय से कम है। अगर टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब भरने वाला पाइप का एफिशिएंसी खाली करने वाला के एफिशिएंसी से क्या होगा, ज्यादा होगा। का P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q कहने का मतलब कि खाली करने भरने वाला नल को जो समय लग रहा है P घंटा, वो खाली करने वाला नल के समय यानी Q घंटा से छोटा है। तो यार मान लीजिए कि आप भर रहे हैं 10 घंटा में और कोई खाली कर रहा है 20 घंटा में, आपको कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि आपका एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा होगा। यानी भरने वाला नल का एफिशिएंसी ज्यादा। भरने वाला नल पूरा टैब को P घंटे में भरेगा तो 1 घंटा में 1/P। खाली करने वाला नल Q घंटा में खाली करेगा, 1 घंटा में 1/Q। 1 घंटा में इतना भरेगा, 1 घंटा में इतना खाली करेगा माइनस, और दोनों साथ में मिलकर चला है तो टंकी 8 घंटे में भर गया। पूरा टैंक 8 घंटे में भर गया तो 1 घंटा में कितना भर गया होगा, 1/8। तो ये दोनों मिलकर चला तो 1 घंटा में इतना भरा, पर फाइनली 1 घंटा में इतना भर गया। कौन सा ऑप्शन है, 1/P माइनस 1/Q बराबर 1/8, ऑप्शन नंबर बी। का 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उधार दिया गया। यार 18% के दर से 1 साल के लिए उधार दिया है तो 1 साल में ब्याज मिलेगा कितना, 18%। आगे कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक यानी 6 माही है तो 6 माही में टाइम डबल हो जाता है। 1 वर्ष है यानी टाइम 2 वर्ष हो जाएगा और रेट आधा यानी कि 9% हो जाएगा। तो आप बताइए 9% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। तो ये भी फॉर्मूला A प्लस B प्लस A गुना B/100, 9 9 18 प्लस 9 9 81/100 यानी 0.81 यानी कि 18.81% ब्याज मिलेगा। अगर यार वार्षिक होता तो 18% 1 साल में ब्याज मिला। अर्धवार्षिक होने के कारण उसको 1 साल में ब्याज मिल गया कितना, 18.81% का। कहा कि 324 रुपए ब्याज ज्यादा है तो 18 से कितना ज्यादा है, 0.81% अधिक है, पर है 324 रुपया। धनराशि यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है तो 324/0.81 गुना 100। 81 से काटिएगा 4 बार में, डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दीजिए। 400 गुना 100 40,000, ऑप्शन नंबर सी। का 750 रुपए की चीज के टीन पर 8% छूट दी जाती है और 1250 रुपए के बटन के टीन पर 20% छूट दी जाती है। का यदि हम चीज के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं तो हमें प्रभावी छूट कितना % मिलेगा। तो देख लीजिए यार, डिस्काउंट निकाल लेते हैं, टोटल डिस्काउंट कितना मिला है। कहा चीज के टीन जो है उसका कीमत है 750। इस पर एक चीज के टीन का कीमत 750, 8% डिस्काउंट दिए तो दिए कितना में, 92/100 में। एक टीन का विक्रय मूल्य है इतना, एक डिस्काउंट पूछा है हमें प्रभावी छूट की दर, तो डायरेक्ट प्रभावी छूट भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो विक्रय मूल्य के बाद निकाल लीजिएगा। विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, टोटल एसपी। यार एक टीन का कीमत है 750, 8% डिस्काउंट दिया यानी कि 92/100 में दिया। एक चीज के टीन को इतना में बेचा है, पर चीज का टीन है क्या ठो, 5 ठो, तो 5 से गुना 25 तिया 75, 30 और 25 चौक 100, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 25 तिया 75, तो 0, 3 5 15, 3 7 21 है, 2250 में बेचा। और आगे सवाल में कहा क्या
कि उसने बटन के 1250 रुपए वाले कीमत पर 20% डिस्काउंट दिया। तो बटन का कीमत है एक टीन का कीमत है 1250, इस पर 20% डिस्काउंट दिया तो दिया कितना में 80/100 में। एक बटन का टीन इतना में, तो 3 बटन का टीन कितना में 3 से गुना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 तिया 24, 125 में 24 से गुना करिएगा, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 5, 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5 2, यानी कि 3000 में। तो टोटल विक्रय मूल्य आ गया कितना 5250 रुपया। टोटल विक्रय मूल्य 5250 है। अब आगे सवाल में कहा कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो मार्क प्राइस टोटल है कितना, तो 750 रुपया मार्क प्राइस है एक चीज के टीन का। तो 5 चीज के टीन का मार्क प्राइस इतना। एक बटन के टीन का कीमत है 1250 रुपया, तो 3 बटन के टीन का कीमत इतना हो जाएगा। तो ये है 0 5 5 25 35 2 37 प्लस 0 3 5 15 3 दूना 6 1 7 3, तो टोटल हो गया कितना 0 5 15 714 15 3 3 6 1 7। तो यार टोटल मार्क प्राइस है 7500। टोटल बेचा है कितना में, जोड़ जाड़ कर लीजिएगा 5250 में। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है, 6250 आना चाहिए था। गुना करिएगा तो यार 23 तिया 69, 5 5 नमा 45, 5 6 30 4 34 पर 1 0, 3 तिया 9, 3 दूना 6 6 9 5 3 4 है, ये 3450 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 6450। कितने का डिस्काउंट है यार, सबको मिलाकर टोटल मार्क प्राइस है 7500, 6450 में बेच दिया तो डिस्काउंट मिल गया कितने का, डिस्काउंट मिला है 0 5 0 1050 का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 1050 का डिस्काउंट मिला 7500 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0। अब काटिएगा 25 चौक 100, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 14 तिया 42, 14%। ये भी बहुत कैलकुलेटिव सवाल था। आप अगर डायरेक्ट डिस्काउंट निकालेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सवाल करना आपके लिए, क्लियर है ना, इतना कैलकुलेशन नहीं होगा। डिस्काउंट डायरेक्ट निकाल लीजिए, हो गया काम, डिस्काउंट निकल जाएगा। टोटल आपको विक्रय मूल्य पता है, अंकित मूल्य मतलब टोटल पता है, तो आपको डिस्काउंट परसेंट निकल जाना है। का ए वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, बी सी को 10% हानि पर और सी डी को 12.5% लाभ पर। डी ने 29.70 रुपया मूल्य दिया है, तो ए ने कितना में खरीदा था। सपोज ए ने 100 रुपया में खरीदा था, ए ने 20% लाभ पर यानी कि 6/5 में बी को दिया, बी 10% लाभ पर सी को 10% यानी 11/10 में सी को, और सी 12.5% लाभ पर डी को दिया। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी 8 पर 1 लाभ कमाया तो डी को दिया 9/8 में, पर एक्चुअल में दिया है कितना 29.70। यार देखिए डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 10 से 10 कैंसिल, 9 से काटिएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 11 से काटिएगा 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से इसको काटिएगा 4 बार में, तो x बराबर 4 5 20, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए यहीं तक यार, थैंक यू, धन्यवाद। और आज के सेट में जो है ना 6-7 सवाल, 6-7 तो नहीं कर सकते, पर एक टाइम एंड वर्क वाला सवाल हो गया, और एक ये डिस्काउंट वाला सवाल हो गया, और एक आध सवाल जो था ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो देखिए यार 30 सवाल है तो उसमें 6-7 सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव आपको मिलेंगे ही, और कैलकुलेटिव सवालों से दूर नहीं भाग सकते आप उसको करने का कोशिश करिए, कैलकुलेशन पावर अपना बढ़ाइए, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करिए, और ये एकाएक नहीं होगा, इसको लगातार धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये चीजें होगा। तो कैलकुलेटिव सवाल हर सेट में 3 4 5 सवाल तक रहेगा, तो उसको करने का प्रयास करना है। अगर पेपर में सवाल नहीं होता, सेट मार रहे हैं, तो घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो, अगर ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार वीडियो को देख लिया करिए, ओके ना। तो थैंक यू यार, धन्यवाद। और जो लोग नए हैं यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट यार, गुड नाइट।